क्या हुआ? दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। मतलब क्या है कि ये जो पीरियड था, वो जो समय था, कब से 700 टू 1750, वो उसमें काफी ज्यादा, एक मिनट, हाँ उसमें काफी ज्यादा मोबिलिटी थी। मोबिलिटी मीन्स क्या कि वेरिएशन था बहुत ज्यादा। वो इधर से उधर वेराइटी, मतलब ये एक जगह वो रुकते नहीं थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। टेक्नोलॉजीज में भी मोबिलिटी थी, टेक्नोलॉजीज में भी चेंजेस आ रही थी। तो ऐसे वो जो पीरियड था मतलब हर चीज आ रहे थे, क्या, मतलब हर जगह चेंजेस आ रहे थे। हाँ हर जगह चेंजेस आ रहे थे। This was a period of great mobility. Groups of people traveled long distances in search of opportunity. अब जो लोगों का ग्रुप था, जो लोग थे, एक ग्रुप बना के वो एक जगह से दूसरे जगह और बहुत लंबे लंबे दूरी तय करते थे किसी अवसर की तलाश में। अवसर क्या होगा? अब अवसर का यहाँ मतलब है कि लाइफ सस्टेन करने के लिए, जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करने के लिए वो यहाँ से वहाँ लोग दूर दूर यात्रा करने लगे थे। इस उप महाद्वीप यहाँ है कहाँ, द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड immense wealth and the possibilities for people to carve a fortune। तो अब क्या हुआ कि जैसे दूसरी जगह वो ट्रेवल कर रहे थे, जब दूसरी जगह वो जा रहे थे तो वहां उनको क्या मिलता था? बहुत ज्यादा संपदा। वेल्थ मीन्स हो गया कि धन धान, ये सारी चीजें मिल रही हैं उसको, और बहुत ही अच्छा अवसर भी मिलता था। अब जैसे मान लो कोई अगर क्राफ्टमैन है, ठीक है, कोई अगर कोई चीज बना रहा है और दूसरी जगह वो जा रहा है, वहाँ वो क्राफ्टमैन नहीं है, वो जो चीज बना रहा है वो चीज वहाँ अवेलेबल नहीं है इजीली। तो जो वो सामान बना रहा है और ऑलरेडी वो वहाँ अवेलेबल नहीं है और वो वहाँ बेचना शुरू करता है, और अगर वो लोगों के यूज की चीजें हैं तो वो चीजें तो बिकेंगी ना, लोग उसकी डिमांड करेंगे। मान लो कि हाँ। जैसे किसी ने एक बर्तन बनाया, एक एक कुम्हार है, उसने एक मिट्टी का घड़ा बनाया और फिर वो पहुंच गया दूसरी जगह उसे बेचने, क्योंकि यहाँ पे शायद बहुत, इस एरिया में बहुत सारे कुम्हार हैं, ठीक है, जो अपने अपने बर्तन को बेच रहे हैं। तो यहाँ तो मतलब लोग के पास बहुत सारी ये है ऑप्शंस है। वो चाहे तो इससे खरीदे, वो चाहे तो इससे खरीदे, वो चाहे तो इससे, वो चाहे तो इससे, किसी से भी खरीद सकते हैं। मान लो अब वो कुम्हार ऐसी जगह जा रहा है जहां पे एक वही मिट्टी के घड़े बनाता है, और वहां के लोग अभी तक मिट्टी के घड़े को नहीं जानते थे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। तो वहां के लोग अभी तक उस मिट्टी के घड़े को नहीं जानते हैं। एक बार उसने बेचना शुरू किया, एक किसी ने खरीदा। अब क्या हुआ, जब उसने खरीदा उसने देखा अरे ये तो बहुत काम की चीज है, इसमें तो हम खाना बना सकते हैं, पानी भी रख सकते हैं, सामान भी स्टोर कर सकते हैं। फिर उसने दूसरे को बताया, अब धीरे धीरे सब आने लगे उस कुम्हार के पास, सबको वो घड़ा चाहिए हाँ। क्योंकि वो सबके लिए यूजफुल था। तो ऐसे ही जब वो दूसरी दूसरी जगह जाने लगे अपॉर्चुनिटी की तलाश में, और वो नई जगह उनके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज लेकर आया, और उनका मतलब उनकी लाइफ अच्छी होने लगी, और फिर उनका आगे का सब कुछ अच्छा, उनका रहन सहन अच्छा होने लगा। ठीक है। One group of people who become important in this period were the Rajput। अब एक ग्रुप, उस समय में एक ग्रुप जो उभर के आया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बना, वो कौन था? वो राजपूत था। राजपूत जो थे, राजपुत्र, उसको राजपुत्र कहते थे, सॉरी, हाँ, नेम डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्र, राजपुत्र से राजपूत आया। एक ग्रुप ऑफ पीपल था उस समय, बहुत ही ज्यादा वो इमर्जेंस हुआ उसका, तो वो राजपूत था, और वो नाम आया कहाँ से? राजपुत्र से। अब राजपुत्र मीन्स क्या हुआ? द सन ऑफ अ रूलर, एक राजा का बेटा, उसे हम राजपुत्र कहते हैं। और राजपुत्र से बनके राजपूत बना। बिटवीन द 8th and 14th century,
The term was applied more generally to a group of warrior who claimed क्षत्रिय caste status. अब क्या हुआ कि 8 और 14th सेंचुरी में, 8वीं और 14वीं शताब्दी में ये जो चीजें थी, जो जैसे ये जो सॉरी हाँ, जो राजपूत था, जो राजपूत टर्म था, वो किसके लिए यूज होता था? वो उनके लिए ग्रुप ऑफ वॉरियर, वॉरियर के लिए यूज होता था, जो जैसे जो सेना थी जो लड़ाइयां लड़ती थी, ये टर्म राजपूत उनके लिए यूज होता था। और वो क्या कहते थे? वो ये दावा करते थे कि वो क्षत्रिय कास्ट के हैं, वो क्षत्रिय वर्ण के हैं, वो ये दावा करते थे। The term included not just ruler and chieftains, but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. अब इसका मतलब ये आया कि राजपूत शब्द के अंदर, जो राजपूत शब्द वो बोलते थे, उसके अंदर सिर्फ राजा और ये नहीं आते थे, जो रूलर और चीफ्टेन। चीफ्टेन्स मीन्स क्या होता है? सामंत, जो उनके साथ रहते हैं, जो उनके दरबार में और भी लोग रहते थे। तो और या फिर जैसे जो सेठ साहूकार हुए, वो भी चीफ्टेन्स में ही आते हैं। तो सिर्फ राजपूत का मतलब राजा और सामंत ही नहीं होता, जबकि जो सेनापति और सैनिक भी आता था, जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, जो बैटल्स लड़ रहे हैं, आर्मीज, वो सारे भी राजपूत शब्द के अंदर ही आते थे। समझ में आ रहा है? हाँ। A chivalric code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. अब क्या हुआ कि जो कवि थे और जो मतलब जैसे जो इसमें क्या हो गए, सिख हो गए, मराठा हो गए, जाट हो गए, अहोम, कायस्थ, ये सब क्या करते थे? ये सारे कवि और ये जो पोएट थे उस समय के, वो इनका गुणगान करते थे। राजपूत जो थे, सॉरी रुको, जैसे है ना क्वालिटीज ऑफ, हाँ, जैसे पोएट्स और बार्ड्स थे, पोएट थे और जो आके कवि जो दोहा वगैरह कहते थे, वो राजपूत का गुणगान करते थे। वे ये कहते थे कि नहीं, मतलब जैसे राजपूत की तारीफ करना कि वो बहुत पराक्रम है उनके पास, बहुत ये वो स्ट्रांग है, ये सारी चीजें पोएट और ये सब जो चाटुकारक थे उनके, वो सारे आके उनके बारे में ये करते थे, जैसे उनके बारे में बताते थे एक पोएम के टर्म्स में। अब क्या हुआ कि other groups of people such as the Maratha, Sikh, Jat, Ahom and Caste also used the opportunities of the age to become politically important. अब क्या हुआ कि जैसे जो राजनीतिक दृष्टिकोण था, जो उस समय का राजनीतिक अवसर था, उसमें किसने किसने और फायदा उठाया, उसमें किसने किसने अवसर तलाशा? मराठा ने, सिख ने, जाट ने, अहोम ने और कायस्थ ने। ठीक है, ये जो 5 कास्ट थे, राजपूत तो ऑलरेडी वो उनका ये एक राजस्व था, उनका इम्पोर्टेंस था, बट इन लोगों ने भी उसी बीच में अवसर तलाशना शुरू किया, मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ। थ्रू आउट दिस पीरियड, हाँ नहीं, throughout this period, there was a gradual clearing of forests and extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. अब क्या हुआ इस पीरियड में? जंगलों को लोग साफ करके खेती के लायक जमीन बनाने लगे, और ये क्या हुआ, ये बहुत जल्दी जल्दी होने लगा। किसी जगह बहुत जल्दी जमीनों को साफ करके वो खेती लायक, सॉरी, जंगलों को साफ करके वो खेती लायक जमीन बनाने लगे। और किसी जगह ये बहुत जल्दी हुआ और किसी जगह वो देर से हुआ, मतलब खेती के लायक जमीन बनाना जंगलों को काटकर। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर टू माइग्रेट। अब क्या हुआ
कि जो भी वहां पे रह रहे थे, जो ये चेंज आया उसके कारण जो जंगल में जानवर रह रहे थे, जो या फिर जंगल में जो आदिवासी या वनवासी जो कहते हैं वो रहते थे, वो अपने जंगल को छोड़ के, अब जंगल कटेगा तो जंगल के अंदर जो आदिवासी या उस वन में जो रहते हैं लोग, उस जंगल में जो लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं, उनको तो मूव करना पड़ेगा ना दूसरी जगह। तो वो उस जगह को छोड़कर, उस हैबिटेट को छोड़कर फोर्सफुली दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे थे। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट। अब कुछ तो उसमें वनवासी आदिवासी जो थे वो तो माइग्रेट कर गए इधर से उधर। अब कुछ क्या करने लगे, खेती कुल की जुताई करने लगे, और वहीं पे जमीन में खेती की जुताई उताई करके वो किसान बन गए। These new peasant group gradually began to be influenced by regional markets. अब क्या हुआ कि जो उस समय जो ये बन गए थे, जैसे जो भी वहां रुक के ये करने लगे थे ना, खेती बाड़ी करने लगे थे। कहाँ थे हम? Changes to their habitat, many others started tilling the land and become peasant. These new peasant group gradually began to be influenced by regional. हाँ, जो रीजनल मार्केट्स थी, जो उस जगह की लोकल मार्केट थी, जो वहां पे प्रमुख आदमी थे, जो वर्चस्व वाले आदमी थे, प्रेस थे, मोनेस्ट्री थे, और जो वहां के मंदिर थे, वो क्या करने लगे, वो इन्फ्लुएंस करने लगे न्यू लोगों के, न्यू पीजेंट ग्रुप को, जो नए नए लोग थे उनको वो इन्फ्लुएंस करने लगे, वो प्रभावित करने लगे। किसको? वो जो नए नए किसान बने थे उनको। समझ में आया? एक सेकंड, जो खेती बाड़ी करने लगे थे, फार्मिंग करने लगे थे, वो कौन थे? जो आदिवासी थे ना। अब देखो क्या हुआ, पहले जंगल साफ हुआ तो जंगल में कुछ आदिवासी रहते होंगे, कुछ उस जंगल में लोग रहते वनवासी। होंगे, तो कुछ तो हाँ। माइग्रेट कर गए, कुछ वहां से चले गए जंगल जब कटे तो उनको छोड़कर। और कुछ ने क्या किया, जो जंगल कटे, जो साफ जमीन बनी उसमें खेती बाड़ी करने लगे। समझ में आया? हम्म। और उसी में से कुछ जो वहीं पे रह के ये किसान बन गए थे। अब उनको क्या हुआ कि जो वहां का लोकल बाजार था, जो मुखिया थे, जो पुजारी थे, जो मठ और मंदिर से के लोग थे, वो जो किसान थे वो उनसे प्रभावित होने लगे थे। और जो कॉम्प्लिकेटेड ये था, सोसाइटी था, ये है, दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। अब वो क्या हुआ, उस सोसाइटी के वो पार्ट बन गए, यानी कि ये चीजें उनको अच्छी लगने लगी, ये चीजें उनको प्रभावित करने लगी, जो आदिवासी जो थे फार्मर्स उनको। थे, सॉरी, जो फार्मर्स बन गए, जो आदिवासी फार्मर्स जो बन गए थे, फार्मर्स बन हाँ, गए। उनको उनको वो सारी चीजें अच्छी लगने लगी, वो मोनेस्ट्री, टेम्पल, और जो लोकल मार्केट्स थी, जो पुजारी थे, जो वहां पे मुखिया थे, वो सब उनको प्रभावित करने लगे। उनको लगा कि अच्छा, इनका लाइफस्टाइल कितना अच्छा है, ये कितने अच्छे से रहते हैं। तो ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती है ना, अगर कोई अच्छे से रहे तो उसको देखकर। फिर क्या हुआ कि अब क्या देखो, दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। वो वह काफी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी था और ये लोग उसके पार्ट बन गए। अब क्या हुआ कि अब इसके लिए उनको टैक्स पे करना पड़ता था। पार्ट तो बन गए उस सोसाइटी के, वो इन्फ्लुएंस तो किया उस सोसाइटी ने उनको, बट अब उसके लिए उनको टैक्स देना पड़ता था। और जो लोकल ये थे, जो लोकल वेल्दी पीपल थे, उनकी नौकरी करनी पड़ती थी उनको। है ना कि जो मतलब अपने इसका सेवा कर देना पड़ता था, मतलब काम करना पड़ता था उनके लिए, उन्हें सामान देना पड़ता था। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस emerged among peasant। अब क्या हुआ कि अब भेदभाव शुरू हो गया ना, ऐसे ही कि जो पहले था कि वो उनको इन्फ्लुएंस करा उस लोकल सोसाइटी ने। फिर क्या हुआ, वहां पे रहने के लिए उनको टैक्सेस देना पड़ा, अपने गुड्स देने पड़े, अपनी सर्विसेज देने पड़ी। अब इससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस आया। इकोनॉमिक आया कि अरे वो तो बहुत रिच हैं और हम
बहुत पुअर है। दूसरा आया कि अरे देखो मतलब उनको इतना अच्छा सोसाइटी में ये सोसाइटी में उनका क्या कह सकते हैं उसको, सोसाइटी में जैसे उनका वर्चस्व ज्यादा है, सोसाइटी में इम्पोर्टेंस उनकी ज्यादा है और हमारी इम्पोर्टेंस कम है, हमें उनके लिए सर्विस करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस के रूप में इमर्ज होकर आई। Some possessed more productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal work with agricultural activity during the lean season. अब क्या हुआ, कुछ ने मतलब कुछ के पास क्या थी, प्रोडक्टिव लैंड थी यानी खेती बाड़ी के लायक जमीन थी, कुछ ने पशु को रखना शुरू कर दिया, और कोई जैसे एग्रीकल्चर का काम भी करता था और साथ में आर्टिसनल मीन्स आर्ट से रिलेटेड सारे काम भी को करता था, जैसे घड़ा बनाना, उस पे कलाकारी करना, पेंटिंग करना, फोटो बनाना, लाइक दिस। Others also kept cattle and some as society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcaste and ranked on the basis of their backgrounds and their occupation. अब क्या हुआ, जैसे जैसे सोसाइटी और ज्यादा डिफरेंशिएट होती गई, अलग होती गई, लोगों के ग्रुप तो जो थे वो अलग अलग जाति और सबकास्ट में डिवाइड होने लगे। जैसे छोटे छोटे ग्रुप बन गए, छोटे छोटे सब कास्ट बन गए कि ये इस कास्ट से बिलोंग करता है, ये इस कास्ट से बिलोंग करता है, तो ऐसे ऐसे वो सब कास्ट बनने लगे। पहले कोई कास्ट नहीं था, है ना। अब देखो कैसे कैसे कास्ट एमर्ज हो रहा है। पहले क्या थे कि हाँ या तो जंगल में रहते हैं या, और जंगल को जिसने साफ किया वो मतलब एक सिटी के रूप में उसने डेवलप कर दिया धीरे धीरे, या फिर वो दूसरी जगह माइग्रेट कर गए जहां ऑलरेडी वो डेवलप हो चुका था। तो ऐसे अब यहाँ से जाति शुरू होने लगी, and ranked on the basis of their background and their occupation। और क्या हुआ, उनके बैकग्राउंड के हिसाब से और उनके ऑक्यूपेशन यानी उनके काम के अनुसार उनको अलग अलग जाति में और अलग अलग रैंक में बांट दिया गया। रैंक्स वे आर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, ऐसा नहीं था कि रैंक जो है वो परमानेंटली फिक्स था, एंड वेरीड अकॉर्डिंग टू पावर। अब पावर के अकॉर्डिंग भी वेरी करता था, अगर कोई ज्यादा पावरफुल है, चलो 4 हाथ 5 हाथ लगा दिए हम उसको, तो भाई ये तो पावरफुल है, चलो भाई हम इसको ऊपर रैंक देते हैं, हट्टा कट। और जो है कि जो सप्रेस्ड है, जो बहुत दुखियार जैसा फील होता है, जैसे हाँ बहुत हम गरीब हैं, बहुत हम लीन एंड थिन है, तो क्या 2 थप्पड़ मार दो उसको और फिर उसको कह दो कि भाई तुम मेरा काम कर दो, अब तुम तुम्हें अपनी सर्विस मुझे देनी पड़ेगी। पावर से भी जो रैंक्स है वो पावर पे भी डिपेंड होता था। इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द जाति। तो पावर, इन्फ्लुएंस और रिसोर्स, ये सारी चीजें जाति को और जाति के मेंबर, जो जाति के मेंबर थे वो कंट्रोल करके रखते थे, उसके अकॉर्डिंग उनका रैंक डिफर होता था। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। अब ऐसा नहीं है कि इस जाति का स्टेटस यहाँ अच्छा है तो उस जाति का स्टेटस इस एरिया में भी अच्छा होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस जाति का स्टेटस, मान लो जाति ए है, तो इस जाति का स्टेटस इस एरिया में, ये एरिया मान लो जैसे एक्स एरिया है और ए जाति यहाँ रहती है, यहाँ वाई एरिया में भी ए जाति का स्टेटस सेम हो, ए जाति का रैंक सेम हो, ए जाति का प्रेस्टीज सेम हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ये जाति यहाँ सुपेरियर मानी जाती हो, इस रीजन में ये जाति इंफीरियर मानी जाती है। ठीक है, तो द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। Jatis framed their own rules and regulations to manage the conduct of their members। अब क्या करते थे, जो जाति थे वो अपने रूल्स और रेगुलेशन बनाते थे, अपने जो मेंबर्स थे उनके, जो उनके अपने लोग थे उनके आचरण को मैनेज करने के लिए, उनके बिहेवियर को मैनेज करने के लिए, और बाकी अपने जो भी दिनचर्या थी उनकी, या जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन थे, जो वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, वो सबके रूल्स और रेगुलेशंस उनके अपने थे। These regulations were हर जाति enforced। के। हाँ, जाति, हर जाति के।
जाति मीन्स यहाँ एक कोई कम्युनिटी नहीं है, जाति मीन्स एक अलग अलग कम्युनिटी। जातीज है ना, ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ सबकास्ट। जैसे इस 10 लोग हैं, ये एक जाति से बिलोंग करते हैं, 10 लोग हैं ये एक जाति से बिलोंग करते हैं, ऐसे। These regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas as the जाति पंचायत। अब क्या होता था कि ये कैसे, कौन एनफोर्स करता था? ये एल्डर्स, मतलब जो बड़े लोग होते थे, उनकी एक असेंबली होती थी, उनका एक संगठन होता था जो ये सारे रेगुलेशंस और रूल्स बनाते थे और उनको लागू करते थे। और इनको किसी किसी एरिया में जाति पंचायत भी कहते थे। बट जातीज वे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करनी ही है, ठीक है, कि मेरी जाति ये है तो मुझे ये पूजा ऐसे करनी है, मुझे अगर किसी ने गलती की तो मुझे उसको उसके लिए वो पनिशमेंट देना है, या इसका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, ये चीज मुझे ऐसे बनानी है, ऐसे करनी है। लेकिन अब क्या है, जिस गांव में वो रहते थे, जिस प्लेस में वो रहते थे, उनको उसके भी रूल्स मानने थे। अपना तो उनका खुद का रूल था ही, बट जो उस गांव में, जिस गांव में वो रहते थे, एक गांव में तो बहुत सारी जाति रहती है ना, बट गांव का एक अपना भी पंचायत होगा, एक अपना भी रूल होगा, एक अपने भी सरदार होंगे। तो एक उनके भी, जो उस पर्टिकुलर गांव का रूल है, जो उस पर्टिकुलर गांव के मुखिया हैं, चीफ मीन्स मुखिया होता है, उस मुखिया की बातों को भी तो फॉलो करना है। तो सेवरल विलेजेस वेयर गवर्नड बाय अ चीफटेन। बहुत सारे विलेजेस उस समय ऐसे थे जो कि मुखिया चलाते थे। टुगेदर दे वेयर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट। अब क्या हुआ, अलग अलग विलेजेस मिलके एक छोटा सा यूनिट, स्टेट का एक छोटा सा यूनिट बनाते थे। जैसे अभी शहर होता है ना, सिटी, सिटी हुआ, एक सिटी में कितने गांव आते हैं? बहुत सारे गांव आते हैं। हाँ। एक जिले में बहुत सारे गांव आते हैं। एक जिला की अगर हम बात करें तो हम उस जिला के बारे में अगर बातें हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, मीन्स उस डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत सारे ये आते हैं, गांव आए ना, बहुत सारे विलेजेस आए, बहुत सारे विलेजेस को मिला के वो डिस्ट्रिक्ट बना। तो वही चीज हुई कि टुगेदर, यानी यहाँ पे टुगेदर का मतलब है बहुत सारे विलेजेस, दे वेयर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट। तो ये बहुत सारे विलेजेस मिलके एक स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट बने। रीजन एंड एम्पायर। अब क्या हुआ, लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलास, तुगलक, ये सब देखो हम कब कब पढ़ेंगे। चोला हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, तुगलक हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, मुगल्स ये चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। एनकम्पास्ड मैनी रीजन। इन जो ये तीन ये थे एम्पायर थे, जो ये तीन डायनेस्टी थी, चोला, तुगलक और मुगल, इन्होंने बहुत सारे रीजन को अपने कंट्रोल में कर रखा था। बहुत सारे रीजन इनके अधिकार में थी। अ संस्कृत प्रशस्ति, सी चैप्टर 2 फॉर एग्जांपल ऑफ अ प्रशस्ति। ये चलो एग्जांपल हमें देखना पड़ेगा चैप्टर 2 से। प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलवान explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal into the east of Ghazni in Afghanistan in the west and included all South India, Dravida. Okay, इसमें क्या बताया गया है कि जो प्रशस्ति होता था, प्रशस्ति क्या होता था? प्रशस्ति मीन्स ये होता था कि जैसे किसी के प्रशंसा करना, प्रशंसा पत्र, प्रशस्ति उसको कहते थे, ठीक है, जिसमें किसी पर्टिकुलर रूलर के बारे में, पर्टिकुलर किंग के बारे में हम प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी हम बड़ाई लिख रहे हैं। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि गयासुद्दीन बलवान, गयासुद्दीन बलवान जो थे वो दिल्ली के सुल्तान थे। वो कब से कब तक, इसका मतलब होता है 1266 टू 1287। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने, इनका जो रूलिंग था, इनका जो एम्पायर था, ये बहुत रूलिंग का दूर तक पीरियड फैला। था उनका, सॉरी, उनका रूलिंग का पीरियड था 1266 हाँ टू हाँ 12। हाँ, 1266 टू 1287 ये उनका रूलिंग पीरियड।
तो ये जो है इनका जो एम्पायर था ये स्ट्रेच्ड था कहाँ से कहाँ तक, बंगाल से लेकर ईस्ट ऑफ गजनी, मतलब ये अफगानिस्तान, बंगाल और साउथ इंडिया, मतलब इनका बहुत ही बड़ा एम्पायर था। इतनी दूर तक उनका एम्पायर जो था वो स्ट्रेच्ड था, इतनी दूर तक उनका एम्पायर फैला हुआ था। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गौड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात apparently fled before his army। मतलब बताओ क्या हुआ इसका। हर रीजन के पीपल गौदा, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात, वहां पे उनकी आर्मीज थी। नहीं, जैसे उनकी सेना, आर्मीज नहीं, उनकी सेना के आगे लोग जो है वो चले जाते थे, पलायन कर जाते थे। मीन्स जैसे उनकी सेना आई, बस अब वहां से भाग जाओ, वहां से कहीं और चले जाओ, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो जो डिफरेंट रीजन्स थे लाइक गौड़ा, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात, इसमें जो लोग रहते थे, जब उनकी आर्मी आती थी, किसकी, किसकी, गयासुद्दीन बलवान की, इनकी जब आर्मी आती थी तो लोग जल्दी से वो जगह खाली कर देते थे और वहां से चले जाते थे। गौदा कौन सा प्लेस हुआ? पहले पता नहीं किसी स्टेट को ही कहते होंगे, गौदा क्लियर नहीं है। तो आंध्र एंशियंट प्रदेश हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मे बी केरला हो, केरला नहीं, केरला तो दे रखा है ना, मे बी तमिलनाडु हो सकता है, तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु में भी हो सकता है, तो वो एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर कल एक्सप्लेन कर देंगे गौदा क्या होता है। हिस्टोरियंस regard these as exaggerated claims of conquest। अब क्या है कि जो हिस्टोरियंस हैं वो क्या कहते हैं कि ये जो कॉन्क्वेस्ट था, ये जो विजय अभियान था, मतलब इसमें वो एक्सएग्रेटेड का मतलब ये हो गया कि जैसे अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का मतलब हो गया कि ठीक है, मान तो रहे हैं हम, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं था कि ऐसा हुआ ही, इसको बढ़ा चढ़ा के भी कहा गया है। एक्सएग्रेटेड मीन्स बढ़ा चढ़ा के कहना। समझ में आया कि जरूरी नहीं कि अच्छा ऐसा हुआ ही हो कि लोग भाग जाते हो इनकी आर्मी को देख के और इतना बड़ा उनका एम्पायर हो। तो जो हिस्टोरियंस थे वो कहते थे कि इन सारी बातों को मे भी बढ़ा चढ़ा के भी बोला गया। ठीक है। At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent। अब वो ये भी है कि हिस्टोरियन ये भी समझने की कोशिश में लगे रहते हैं, ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो रूलर्स थे वो सब कॉन्टिनेंट यानी उप महाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट में उप महाद्वीप होता है ना, कि वो अलग अलग पार्ट्स में क्यों वो ये कहना चाहते हैं कि उनका कंट्रोल था। वो हमेशा यही बात क्यों कहते हैं, वो हमेशा यही चीजें क्यों एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि हाँ भाई मैंने इस कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट को जीता, मैंने उस सब कॉन्टिनेंट को जीता। तो मतलब वो हमेशा अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश करने की कोशिश करते हैं। नाउ लैंग्वेज एंड रीजन। In 1318, the poet Amir Khusro noted that there was, अब क्या हुआ 1318 में जो पोएट अमीर खुसरो थे वो उन्होंने ये नोट किया कि हर रीजन में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है ना, ये तो अभी भी है। और ये चीजें कब, 1380 में जो कवि थे अमीर खुसरो, उन्होंने ये बात नोटिस करी कि हर रीजन में उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, लाइक सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्रव समुद्री। अब द्रव समुद्री कहाँ बोला जाता है, ये साउदर्न कर्नाटका में बोला जाता था। तेलंगानी इन आंध्र प्रदेश, गुजरारी इन गुजरात, जैसे अभी हम गुजराती बोलते हैं कि वो हाँ गुजराती बोलते हैं, उस समय गुजरी कहते हैं, गुजरी इन गुजरात, मबारी इन तमिलनाडु, गौड़ी इन बंगाल। अभी हम कहते हैं ना बंगाल की लैंग्वेज क्या है, बंगाली है, बट उस समय शायद हाँ। बंगाली को गौड़ी कहा जाता होगा। अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हिंदावी इन द एरिया अराउंड दिल्ली।
तो ये सारे लैंग्वेज उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने मेंशन किया कि उस समय इन सारे रीजन्स में ये सारे लैंग्वेजेस बोले जाते थे। Amir Khusro went on to explain that in contrast to these languages, there was Sanskrit which did not belong to any region. It was an old language and common people do not know it, only the Brahmins do. अब क्या हुआ, आमिर खुसरो ने ये भी देखा कि बाकी सारे जगहों में, बाकी सारे रीजन्स में उनके अपने अपने लैंग्वेजेस हैं, वो एक अपनी अपनी लैंग्वेजेस बोलते हैं, बट संस्कृत जो है इट्स नॉट रिलेटेड टू रिलीजन, ये किसी रिलीजन से नहीं रिलेटेड है, ये किसी कम्युनिटी से नहीं रिलेटेड है, ये जो है बहुत ही पुराना लैंग्वेज है और इसे आम आदमी भी नहीं जानती है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल और कॉमन पीपल संस्कृत बोल सकते हैं। इट बिलोंग्स टू ओनली ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होते थे संस्कृत वही बोलते थे और ये बहुत ही पुराना लैंग्वेज है। ठीक है, आम जनता, आम लोग, कॉमन पीपल नहीं जानते थे संस्कृत। अब ये है, मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस मेंशन्ड बाय अमिर खुसरो, प्रिपेयर अनदर लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन टुडे इन द रीजन्स ही मेंशन्ड, अंडरलाइन नेम्स दैट आर सिमिलर एंड सर्कल दोस दैट आर डिफरेंट। अब इसमें ये एक एक्टिविटी है, ये कर लेना। इसमें क्या है कि अमिर खुसरो ने जैसे ये बताया है ना कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, जैसे ये सारे लैंग्वेजेस जो बोले जाते हैं, तो क्या अभी भी ये सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं या इनकी जगह अब कोई और लैंग्वेज बोली जाती है? जैसे देवर समुद्री साउदर्न कर्नाटका में उस समय बोली जाती थी, अमिर खुसरो ने ये नाम बताया था, तो क्या अभी भी कन्नड़ बोला जाता है ना वहाँ हाँ, अभी भी क्या कर्नाटका में। कर्नाटका में दवरा समुद्री बोला जाता है? नहीं। तो फिर तुम इसे सर्कल करोगी और यहाँ पे अभी क्या बोला जाता है एक चार्ट बना लेना, देन नाउ एंड स्टेट। ठीक है, स्टेट देन नाउ, फिर देन में क्या आ जाएगा, दवरा समुद्री, और अभी है कन्नड़। By 700, many regions already possess distinct geographical dimension and their own languages and cultural characteristics. अब क्या हुआ, 700 तक बहुत सारे रीजन्स जो है उनका अपना अपना ज्योग्राफिकल डायमेंशन हो गया था कि हाँ ये एरिया से लेके ये एरिया तक मेरा है और इस एरिया से इस एरिया तक जो है वो के लोग एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते थे और उनका कल्चर भी अलग था। You will learn more about these in chapter 9. ज्यादा हम इसके बारे में चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। They were also associated with a specific ruling dynasty. अब उन जो जो रीजन्स बने थे उनके रूलिंग डायनेस्टीज भी अलग अलग थे। उस समय रूलर जो थे, जो उसके किंग थे, वो लोग भी अलग अलग थे। There was considerable conflict between these states. अब कुछ जब अलग अलग राजा हैं तो उनके बीच में कंफ्लिक्ट भी तो होना ही है, तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो चलती रहती थी। ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक द चोला, खलजीज, तुगलक, मुगल were able to build an empire that was a pan regional. pan regional means क्या हुआ कि पूरे रीजन में, होल रीजनल। तो चोला, खिलजी और कौन कौन है, तुगलक, मुगल, ये जो है ये अनेक क्षेत्र में बहुत सारे रीजन्स में इनका जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट, बहुत बड़े रीजन में उनका साम्राज्य फैला हुआ था। स्पेनिंग डाइवर्सिटी, नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। अब जरूरी नहीं कि सारे जो भी एम्पायर थे वो इक्वली स्टेबल है और सक्सेसफुल है, वो स्थिर है, वो सफल है, ऐसा कुछ नहीं था। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 इन द चैप्टर 3 एंड 4। अब हम लोग चैप्टर 3 और 4 में देखेंगे कि किस खलजी और मुगल डायनेस्टी का ड्यूरेशन क्या था, ये सारी चीजें हमें आगे पता चलेंगी। When the Mughal Empire declined in the 18th century, अब मुगल एम्पायर का डिक्लाइनेशन शुरू हो गया था कब, 18वीं शताब्दी में। It led to the re-emergence of regional state. अब क्या हुआ, उसमें रीजनल स्टेट जो है वो इमरजेंस होना शुरू हो गया। पहले भी था ना, ये रीजनल स्टेट तो पहले भी था,
फिर उसके बाद ये एम्पायर आ गया, एम्पायर बनने लगे, उन्होंने अपना अपना साम्राज्य, जैसे मुगल एम्पायर। अब जो जो रीजन उन्होंने कनकर किया था वो सारे मुगल एम्पायर में आ गए। लेकिन जैसे जब मुगल एम्पायर का डाउनफॉल होने लगा, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा, तो उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि फिर से रीजनल स्टेट का इमरजेंस शुरू होने लगा। जो क्षेत्रीय राज्य थे वो फिर से उभरने लगे। But years of imperial pan-regional rule had altered the character of the regions. लेकिन जो बहुत दिनों से, बहुत सालों से जो साम्राज्य का शासन चल रहा था, जो सभी जगहों को साम्राज्य में लाने का शासन चल रहा था, उससे क्या हुआ था, जो वहां पे लोग थे, जो रीजन्स था, उसका कैरेक्टर तो बदल चुका था। वो लोग उसी हिसाब से सोचने लगे थे, उनका रहन सहन भी उसी हिसाब से हो गया था। तो across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. अब क्या हुआ कि बहुत छोटे बड़े राज्य का शासन चलता रहा था उसमें। तो इस बात से, इन बहुत सी बात से जो सब कॉन्टिनेंट थे, उनको क्या मिला, इन क्षेत्रों, ये जो क्षेत्र थे, ये जो एरियाज थे, ये इनको कैसे मिली, ये इनको विरासत में मिली, लिगेसी में मिली, है ना, ये उनकी लिगेसीज थी। दिस वाज एपेरेंट। विरासत में मिली। हाँ, मान लो जैसे क्या हुआ कि बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट हुए, ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन के बारे में। अब मुगल एम्पायर का जो था, जो उनके सक्सेसर थे, उनको तो विरासत में ही मिलेगी ना। जो एम्पायर थे, उन्होंने वो जगह कनकर किया, उनका डाउनफॉल होने लगा। फिर जब डाउनफॉल हुआ तो उनके फैमिलीज में और भी मेंबर थे, उन सबको वो चीजें विरासत में मिली, वो रीजन्स जो थे वो विरासत में मिले, छोटे बड़े जो स्मॉल स्टेट्स थे दैट हैड रूल्ड ओवर देम। आया समझ में? हाँ। This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions. अब क्या हुआ, बहुत सारे अलग अलग और ट्रेडिशंस भी उभर के आने लगे। In the realms of governance, the management of the economy, elite cultures and languages. तो ये सारी चीजों में बदलाव शुरू होने लगा। गवर्नेंस में, इकोनॉमी के मैनेजमेंट में, जो कल्चर्स थी वहाँ की वहाँ, उसमें, और लैंग्वेजेस में, इन सभी में थोड़े थोड़े बदलाव शुरू हो गए थे। थ्रू द 1000 years between 700 and 1750, the character of the different regions did not grow in isolation. तो क्या हुआ कि जो 700 से 1750 के बीच में जो 1000 years था, जो 1000 साल था, तो इसमें ये चीज हम कह सकते हैं कि अलग और ये कट कर नहीं चीजें शुरू हुई थी, ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ऐसा नहीं कि ये रीजन अपना ग्रो कर रहा है, ये रीजन खुद से ग्रो हो रहा है, प्लेनिशमेंट इस रीजन का अकेले कर रहा है, ये रीजन अपना कर रहा है, नहीं, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और इन सभी का जो डेवलपमेंट हुआ था वो एक दूसरे की हेल्प से और एक दूसरे के साथ हुआ था, आइसोलेशन में नहीं हुआ था। ठीक है, these regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. मतलब कि जो अपनी विशिष्टता उनकी बनी थी, वो बनी हुई थी, वो किसी जैसे किसी भी चीजों का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा, किसी भी चीजों की किसी भी ताकत का प्रभाव, वो सॉरी क्या है, हाँ, कि उनका जो डिस्टिंक्टिवनेस है, जो अलगावपन है, जो उनका यूनिकनेस है, वो चीज नहीं खोया। उनके साथ साथ जो रीजंस थी वो बिगड़ होती चली गई और उनका इम्पैक्ट भी बना रहा पूरे रीजन में। मतलब किसी ने अपनी संस्कृति नहीं खोई, किसी ने अपने लैंग्वेजेस को नहीं खोया, सब कुछ चीजें बनी हुई थी और सबके साथ ही डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है, मतलब अपनी अपनी आइडेंटिटी सबकी वैसी ही थी।
किसी ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई थी। ठीक है, आज इतना ही रहने दें। आज इतना रहने देते हैं। अब कल फिर पढ़ेंगे हम ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। ओके। ओके। Yeah, that's all for today. Now tomorrow we will start the old and new religions. Okay. Keep studying and stay safe, stay healthy. Thank you.